हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पार्ट थ्री में आपका स्वागत है। चैप्टर है महिला और अन्य कमज़ोर वर्गों का सशक्तिकरण। तो हमने देखा किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष भी मनाया गया संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में, और स्त्री की मुक्ति के लिए किस प्रकार के अलग अलग आयोजन, संघर्ष किए गए, आंदोलन चलाए गए महाराष्ट्र में। इसके बाद स्त्रियों की समस्याओं के संदर्भ में विद्या बाल का नारी समता मंच और मेउन सार्याजनी मिलकर हम सभी पत्रिका भी निकाली गई। समाजवादी महिला सभा का आयोजन किया गया, क्रांतिकारी महिला संगठन, इन सब का कार्य बहुत महत्वपूर्ण रहा। महाराष्ट्र में चलने वाली रोजगार गारंटी योजना ने महिला सशक्तिकरण में सहयोग प्रदान किया। फिर प्रमिला दंडवते ने वर्ष 1976 में दिल्ली में महिला दक्षता समिति की स्थापना की। प्रमिला दंडवते जी ये भी महाराष्ट्रियन थी। उन्होंने किस तरह से महाराष्ट्र से निकलकर दिल्ली में महिला दक्षता समिति की स्थापना कर दी, और इस समिति की आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब में भी शाखाएं खुल गईं। स्टार्ट उन्होंने किया महिला दक्षता समिति को दिल्ली में, लेकिन देखिए किस तरह से भारत के अन्य प्रदेशों में भी उसकी शाखाएं, ब्रांचेस खोली। उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ने वर्ष 1980 में अखिल भारतीय जनवादी महिला संगठन स्थापित किया, और इस संगठन की संपूर्ण भारत में शाखाएं खोलने के प्रयास किए गए। और इस संगठन में क्या किया, जो स्त्रियों के खिलाफ जो अत्याचार होते थे उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। जैसे दहेज प्रथा है, स्त्री भ्रूण हत्या है, किस प्रकार से कोई भी स्त्री भ्रूण अगर है तो उसकी हत्या कर दी जाती है, घरेलू हिंसा, अत्याचार जैसी समस्याओं पर संघर्ष प्रारंभ किया। लेकिन आजकल तो हम देखते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। दहेज समस्या थी, आजकल भी है, लेकिन उसका प्रमाण थोड़ा कम हो गया है, लेकिन उस समय बहुत ही ज़्यादा समस्याएं थी, इसलिए आंदोलन चलाने पड़े। दहेज समस्या, स्त्री भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा, घर में जो महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार होता है और महिलाएं चुपचाप उसको सहन करती हैं क्योंकि आवाज़ वो नहीं उठा पाती हैं, तो इस समस्याओं पर भी संघर्ष प्रारंभ किया गया। महिलाओं से संबंधित विविध समस्याओं पर शोध कार्य शुरू हुआ, और बहुत सारे लोगों ने रिसर्च वर्क भी शुरू कर दिया कि महिलाओं की समस्याएं कौन कौन सी हैं, हम इसको देखें, उनके इसको जानें और फिर इसको समाप्त करने के प्रयास करें। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विश्वविद्यालय मुंबई, और टाटा समाज विज्ञान संस्था मुंबई, सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय, शिवाजी विश्वविद्यालय और कोल्हापुर में महिला अध्ययन केंद्र स्थापित किए गए। इस प्रकार से ये ऑल वुमेन कॉलेजेस की स्थापना की गई। पहला नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विश्वविद्यालय मुंबई में, फिर टाटा समाज विज्ञान संस्था मुंबई में, सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय। आपको मालूम होगा बच्चों कि किस तरह सावित्रीबाई फुले जी ने सबसे पहले महिलाओं के लिए विद्यालय की स्थापना की थी। तो शिवाजी विश्वविद्यालय था जो ये कोल्हापुर में है। तो इन केंद्रों ने भी इस समस्या के संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि कैसे हमारे समाज में आंदोलन चलाए जा रहे हैं, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उनको दूर करने के लिए, उनका कारण जानने के लिए, महिलाओं को सशक्त करने के लिए, और बहुत सारे कानून बन रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं। और महिलाओं के संदर्भ में कौन से कानून हैं हम ये देखेंगे। वर्ष 1952 में उसके कानून के अनुसार भारत सरकार ने हिंदू स्त्रियों को गुजारा भत्ते का अधिकार दिया। जैसे कोई भी स्त्री का पति अगर उसको छोड़ देता है तो उसको फिर ये कानून के तहत उसको स्त्रियों को गुजारा चलाने के लिए एक भत्ता देना पड़ता है, उसको बोलते हैं गुजारा भत्ता। और स्त्रियों की स्थिति को ठीक करने के लिए ये पाया गया कि अगर स्त्रियां आर्थिक रूप से संपन्न हैं या आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हैं तो उनकी स्थिति वैसे भी समाज में थोड़ी ही अच्छी रहेगी। तो इसलिए उनको पिता की संपत्ति में हिस्से का अधिकार दिया गया। ये हिंदू उत्तराधिकार कानून के तहत उनको पिता की संपत्ति में कुछ हिस्सा दिया गया। स्त्री धन पर उसे अधिकार प्राप्त हुआ, यानी जो धन उसको उसकी विवाह के वक्त उसके घर वाले देते थे उस पर उसी का अधिकार होगा, ऐसा बोला गया। बहुपत्नीत्व प्रणाली समाप्त हुई। उस समय एक और प्रणाली थी समाज में, बहुत प्रचलित तो नहीं थी ये, लेकिन फिर भी थी कि एक व्यक्ति एक से अधिक स्त्रियों से शादी करता था, उसको बोलते हैं बहुपत्नीत्व। तो वो प्रणाली समाप्त की गई, और पुरुषों की तरह ही स्त्रियों को भी संबंध विच्छेद यानी तलाक यानी डाइवोर्स का अधिकार दिया गया। अगर किसी के साथ अत्याचार हो रहा है उसके जहाँ पर वो है रहती है उस घर में, तो उसको भी अधिकार है कि वो उस व्यक्ति से अलग होकर, उस परिवार से अलग होकर अपना
एक अलग घर स्थापित करे। आगामी दशक में महिलाओं के विषय में एक कदम आगे बढ़ाने वाला एक और कानून बन गया। इन नेक्स्ट डिकेड में एक और महिलाओं को सशक्त करने के लिए एक और कानून बना, वो था दहेज प्रतिबंधक कानून 1961। इस कानून के अनुसार दहेज लेना, मांगना ये सब फौजदारी अपराध माना गया। दहेज प्रथा का उन्मूलन कर सामाजिक आंदोलन को प्रोत्साहन दिया गया। यानी इस कानून के अनुसार ऐसा था कि ना कोई दहेज देगा ना कोई दहेज मांगेगा। इस कानून के कारण दहेज जैसी अनिष्ट प्रथाओं के कारण महिलाओं को दी जाने वाली यंत्रणाएं थोड़ी कम हुई। इस कानून से डर कर लोगों ने दहेज देना थोड़ा सा कम कर दिया। आगे चलकर महिलाओं को प्रसूति का अवकाश प्राप्त कराने वाला प्रसूति सुविधा अधिनियम यानी मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 अस्तित्व में आया। जो महिलाएं प्रसूति के लिए पहले अवकाश नहीं मिलता था, लेकिन ये इस कानून के आने के बाद 1961 में ही ये कानून आया, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। उसके अनुसार उनको अवकाश मिलने लगा 3 महीने का, यदि वो वर्किंग हैं तो। इस अधिनियम द्वारा महिलाओं को प्रसूति के अवकाश का अधिकार प्राप्त हो गया। इसके बाद था दहेज प्रथा के विरोध में जागृति। दहेज प्रथा एक बहुत ही बुरी प्रथा जो प्रचलित थी हमारे समाज में, और स्त्रियों को उनके परिवार की तरफ से विवाह के वक्त जो दिया जाने वाला धन था उसको दहेज बोलते हैं, आपको पता ही है। तो भारत में दहेज प्रतिबंधित कानून लागू है, आज भी लागू है। ये कानून बना था 1961 में, दहेज प्रतिबंधक कानून। लेकिन फिर भी हम समाचार पत्रों में लगभग रोज इस प्रकार का न्यूज़ पढ़ते हैं कि रसोई बनाते समय पल्लू में आग लगने से किसी महिला की मृत्यु हो गई है, या कोई कुएं में कूद गई है, कपड़े धोते समय वो पैर फिसल कर कुएं में गिर गई और वहाँ से उसकी मृत्यु हो गई। तो इन घटनाओं की जब गहराई में जाकर हम जांच पड़ताल की गई तो बहुत बार ऐसा ध्यान में आता है कि वो ये घटनाएं नहीं थी, बल्कि ये दुर्घटनाएं भी नहीं थी। कई बार इनके पीछे दहेज का कारण भी रहता है। बहुत बार महिलाएं आत्महत्या कर लेती हैं दहेज प्रथा से त्रस्त होकर। तो इस प्रथा को लेकर पुलिस, प्रशासन, न्याय व्यवस्था ने अपनी भूमिकाएं स्पष्ट की हैं। इससे थोड़ी जन जागृति आई है। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग आजकल दहेज लेने देने से बचते हैं। इसी के परिणाम स्वरूप वर्ष 1984 में दहेज प्रतिबंधित सुधार अधिनियम अस्तित्व में आया, और वर्ष 1988 में 2209 महिलाएं, वर्ष 1990 में 4835 और वर्ष 1993 में 5377 महिलाएं दहेज की शिकार बनी। ये तो बच्चों ये आंकड़े हैं जिनको दर्ज किया गया है। इसके अलावा और भी आंकड़े हो सकते हैं जो कि जिनको दर्ज नहीं किया गया है। तो हम देखेंगे साल दर साल जो महिलाएं दहेज की शिकार बन रही हैं उनकी संख्या में निरंतर वृद्धि ही होती जा रही है। कानून अपनी जगह है फिर भी। तो इस तरह हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये दहेज की समस्या कितनी ज्वलंत समस्या है, और उसको दूर करने के लिए सभी को प्रयत्न करने पड़ेंगे। ना सिर्फ सरकार, ना सिर्फ कुछ बुद्धिजीवी लोग, बल्कि ऑन द सोसाइटी ऑन द होल पूरे समाज को एक साथ आकर इस कुप्रथा के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी। थैंक यू।